चलिए बात करते हैं हमारा कक्षा 11वीं का पहला अध्याय संविधान क्यों और कैसे। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे संविधान क्यों बनाया गया और संविधान कैसे बनाया गया। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके टॉपिक के हिसाब से लेकर देखा जाए तो जैसे कि हमने देखा कि भाई यहाँ पे क्या है, पहला संविधान क्यों और दूसरा वर्ड जो यहाँ पे यूज़ किया गया है वो संविधान कैसे, है ना। संविधान क्यों बनाया गया और कैसे बनाया गया। देखो इन दोनों शब्दों के जवाब तभी दे पाएंगे जब हमें ये पता हो कि संविधान होता क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से ताकि वो समझ में आए संविधान होता क्या है। देखिए मान लेते हैं कि आप ये आपकी 2-3 कंपनी है, आप इस कंपनी की क्या है, ऑनर। क्या है, ऑनर है, यानी कि आप इसके मालिक हैं, मालिक है। अब अगर मान लीजिए आपने इस कंपनी के लिए या मान लो जिसमें काम करते हैं आपके जो कर्मचारी हैं उनके लिए आपने कोई भी नियम कानून नहीं बनाया, कोई नियम कानून नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, जो इंसान कभी भी आ रहा है कभी भी जा रहा है। तो सोचिए, इमेजिन करिए कि सिचुएशन कैसी होगी। सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं होगी, जब मर्जी आ रहा है, 10 बजे का टाइम है तो बंदा 11 बजे पहुँच रहा है ना। तो ये सिचुएशन चलेंगी। प्लस में जितना वर्क टारगेट किया गया वो टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, तो कुछ यानी क्या होगा, यहाँ पे अनडिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होगा। समझ में आगे बात। तो इस सब चीज़ों को डिसिप्लिन तरीके से, एक मैनर तरीके से लाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, इनके लिए रूल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, रूल्स होने चाहिए, कुछ नियम हो, कुछ कानून हो। बात समझ में आ रही है। जब तक कानून नहीं होंगे, नियम नहीं होंगी, तब तक ये व्यवस्थाएं सही तरीके से संचालित नहीं होंगी, है ना। तो इसी तर्ज पर ही जब एक छोटी से छोटी यूनिट को भी आप ले लीजिए, कोई भी अगर सोसाइटी की बात कर लेते हैं, कोई भी छोटी से छोटी यूनिट हो, हर एक यूनिट को चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। बिना नियम कानून के आप कोई भी चीज़ें नहीं चला सकते, ये सत्य है। आगे बात। तो उस तरीके से जब हम एक छोटी से छोटी यूनिट को बिना नियम कानून के नहीं चला पा रहे हैं तो हम एक पूरे देश को ही चला पाएंगे। बात समझ में आगे बात। तो साधारण शब्दों से जिन नियमों और कानूनों के आधार पर, जिन नियमों तथा कानूनों के आधार पर किसी देश की या किसी देश को कह लो, किसी देश को चलाया जाता है, किसी देश को चलाया जाता है। बात समझ में आ गई। यानी साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो जिन नियमों कानूनों पर किसी देश को संचालित किया जाएगा या चलाया जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, संविधान कहलाएगा। अभी इजी लैंग्वेज में कैसे लिखना है आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो वहां से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बस आपको सिर्फ इतना सीखना है कि चीजें हैं क्या। ओके, तो जिन नियमों के कानूनों के आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है या किसी देश को चलाया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, संविधान बोलेंगे। समझ में आ गई बात। तो ये थोड़ा सा आपका रखना है। अब लिखने के लिए अलग थ्योरीज है ना। तो भारत के अंतर्गत भी संविधान की चेष्टा क्यों रखी गई, चेष्टा इसलिए रखी गई ताकि देश की व्यवस्था को सही तरीके से चलाया जाए। और इसके पीछे एक और रीजन भी था। अगर हम थोड़ी इतिहास की बात कर ले तो उस टाइम पर जब आज़ादी की बात चल रही थी तो अंग्रेजों ने हमारे सामने 2 शर्तें रखी थी। 2 शर्तें क्या थी, उन्होंने कहा कि भैया आपके पास पहला तो आपका संविधान होना चाहिए, जहाँ तभी हम आपको आज़ादी देंगे। ठीक है, संविधान होना चाहिए। दूसरा, एक तो आपके पास सरकार होनी चाहिए। यानी उन्होंने इन 2 चीज़ों के बारे में बात करी थी। कहा कि भैया आपके पास एक संविधान होगा और एक आपके पास सरकार होगी, तब हम आपको आज़ादी दे देंगे। तो यानी उन्होंने ये 2 शर्तें रखी। तो इस शर्त के पर्सपेक्टिव से भी हमारे लिए संविधान बहुत जरूरी था। और जाहिर सी बात है किसी देश को चलाने के लिए भी संविधान जरूरी होता है, क्योंकि देश के अंदर विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहेंगे, विभिन्न तरह के लोग रहेंगे, कुछ सामान्य नागरिक होंगे, कुछ अधिकारी होंगे। तो उनके बीच में कैसे संतुलन स्थापित किया जाएगा, इस तरीकों को बखूबी संविधान बताता है कि अधिकारियों के क्या अधिकार होंगे, व्यक्ति के क्या अधिकार होंगे। यानी साधारण शब्दों में इतना कह लो, किसी देश को संचालित करने के लिए नियम कानूनों की आवश्यकता होती है और उन्हीं नियम कानूनों के समूह को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। समझ में बात। संविधान को हम एक मान सकते हैं कि एक दस्तावेज होता है। क्या होता है, दस्तावेज, जिसमें नियम कानून लिखे होते हैं। ठीक है, तो ये आपके दस्तावेज। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव से भी हमारे लिए क्या था, संविधान जरूरी हो गया और सरकार भी जरूरी होगी। इसलिए आप देखोगे कि हमने यहाँ पर भारत के अंतर्गत हमने एक अंतरिम सरकार भी बनाई थी। क्या बनाई थी, अंतरिम सरकार। देखो अंतरिम सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो एक टेम्परेरी कह लो, टेम्परेरी मतलब ये इंग्लिश में भी इसको अंतरिम ही कहते हैं। ये सरकार एक अंतरिम सरकार होती है, टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी का मतलब कुछ समय के लिए। तो उस समय भी अंतरिम सरकार बनाई गई थी, हालांकि उस समय चुनाव कराने के लिए कोई संस्थाएं नहीं थी। तो इसलिए आनंद फानंद में इसको बना लिया गया और कह दिया गया कि जब चुनाव व्यवस्था हो जाएगी या चुनाव आयोग बन जाएगा तब दोबारा सिलेक्शन करवाएंगे। तो अभी देखो, अगर आप हाल ही घटना पर अगर आप देखोगे तो हाल ही में अफगानिस्तान की बात कर लो। अफगानिस्तान में क्या हुआ, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का सत्ता पलट हुआ, तालिबान आया, उसने भी एक अंतरिम सरकार बना ली। यानी वहां पे इलेक्शन नहीं करवाई गई, बस एक अंतरिम सरकार बना ली गई जो केवल आपस में चुनके बना ली जाती है। तो उस समय सरकार बना ली गई थी। ठीक है, अलग ही अलग कॉन्सेप्ट है, हम किसी और दिन बात करेंगे इस पर। अब यहाँ टॉपिक सिर्फ इन सब चीजों से रिलेटेड, तो हम पहले इसी बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो संविधान समझ में आ गया, संविधान नियमों कानूनों समूह होता है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे संविधान क्या क्या चीजें कैसी थी। ठीक है,
अब चलिए आगे। तो हमें समझ में आगे भी संविधान क्या होती है, ठीक है। संविधान नियमों कानूनों का एक लिखित दस्तावेज है ना, तो वो हमारा संविधान कहलाता है। अब देखो संविधान बनाने की चेष्टा कैसे रखी गई, क्या प्रक्रियाएं हुई थी, क्या क्या चीजें हुई थी। अब देखो यहाँ पर हमने समझ में आ गई छोटी से छोटी इकाई को चलाने के लिए भी संविधान की जरूरत होती है ना। तो उस तरीके से ही हमें देश को चलाना था, तो देश के लिए हमने एक संविधान बनाया, और हमें एक संविधान जो बनाना था, अगर हम संविधान की बात कर ले तो संविधान बनाने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त करना था, क्योंकि संविधान के लिए एक सभा चाहिए, जाहिर सी बात है, कोई घर में बैठ के संविधान तो बनेगा नहीं, उसके लिए एक सभा चाहिए। सभा मतलब एक ऐसा जगह जहां पर तरह तरह के लोग आपस में बैठकर अपने विचारों को साझा कर सके, जहां पर विचारों का आदान प्रदान हो, थोड़े वहां पर वाद विवाद होंगे। जैसे अगर आपने मार्क्स का एक सिद्धांत पढ़ा होगा, द्वंद्वात्मक सिद्धांत, उसमें कहा गया है कि जब तक दो विपरीत विचारधाराएं आपस में नहीं टकराती तब तक नया विचारधारा नहीं आती। इसमें आगे बात, यानी मान लीजिए कि जब तक दो विपरीत विचारधारा, यानी आप कुछ और सोचते हो और वो बंदा कुछ और सोचता हो, जब तक दो विपरीत विचारधाराएं आपस में नहीं मिलती तब तक एक नई विचारधारा का उद्भव नहीं होता। तो बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ पर्सपेक्टिव है। तो इस तरीके से ही एक हमें नए विचार के लिए और संविधान का निर्माण करने के लिए, किसके लिए, संविधान का निर्माण करने के लिए हमें क्या चाहिए था, एक संविधान सभा चाहिए थी, ठीक है। तो संविधान सभा की मांग, यानी कि संविधान सभा होना ही बहुत जरूरी था। तो सबसे पहले जो इसकी मांग की गई थी, यानी कि संविधान सभा की सबसे पहले मांग, संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की थी, तो एम एन रॉय ने की थी। किसने की थी, एम एन रॉय ने की थी। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, ठीक है। तो सबसे पहले मांग किसने की थी, एम एन रॉय ने की थी। सारी चीज आपको नोट से मिल जाएगी, ठीक है। संसद की सबसे पहले बात, आगे जाकर कांग्रेस पार्टी ने, किसने, कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि भैया ठीक है, संविधान बनाने के लिए सभा चाहिए, और बिना सभा के आप संविधान बना ही नहीं सकते, क्योंकि डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि हमें एक ऐसा संविधान बनाना था जो लंबे समय तक चले, है ना। और ऐसे हमारे सामने चुनौतियां ये थी कि जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो अंग्रेजों की तरफ से, या मान लो कि विदेशी देशों की तरफ से, ये अक्षरता की जो लोकतंत्र है या संविधान है वो केवल दो देशों में सफल हो पाया। ये कह लो कि उन स्थितियों में सफल हो पाया, उन देशों में सफल हो पाया जहां पर दो चीजें हो। पहली चीज क्या, जहां के लोग क्या हो, शिक्षित हो, दूसरा वो काफी अमीर देश हो। और दोनों ही लिहाज से हम पिछड़े थे, क्योंकि अगर शिक्षित की बात कर लें तो उस टाइम पर केवल हमारे यहाँ पर 15% लोग ही शिक्षित थे, और अगर अमीरी की बात कर ले तो उस टाइम पर हमारी अर्थव्यवस्था क्या थी, दयनीय थी, अर्थव्यवस्था दयनीय स्थिति में थी। तो ये भी हमारे एक अलग फैक्ट हो जाता है। तो बात समझ में आ गई यहाँ तक। चलिए तो आगे बात करते हैं कि संविधान बनाने की आगे की क्या प्रक्रिया हुई। बस अब यहाँ पर एक नंबर का पॉइंट आउट रखना कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग या कह लो संविधान सभा का सुझाव किसने दिया था, तो एम एन रॉय ने दिया था। ये नाम बहुत याद रखना, अधिकतर मोस्टली गवर्नमेंट एग्जाम से पूछे जाते हैं कि एम एन रॉय कौन थे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था। सुनना की बात। चलिए अब आगे हम बात करेंगे कि संविधान बनाने की प्रक्रिया क्या थी, संविधान कैसे बनाई गई, क्या क्या चीजें की गई। तो देखो हमने ये देख लिया कि भाई हमने एक संविधान सभा की मांग कर ली थी, है ना, हमने एक संविधान सभा बना ली थी। तो संविधान सभा की बैठक भी तो करनी थी, तो क्या देखा गया यहाँ पे दो डेट याद रखना, एक तो 9 दिसंबर 1946 और एक आपका आएगा 11 दिसंबर 1946। ये दोनों आपको याद रखना है। ये आपकी पहली बैठक थी 9 दिसंबर, पहली बैठक। क्वेश्चन आपका आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। और दूसरी बैठक कब हुई, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। अभी हाल ही में अगर आप देखो तो यूपीएससी में भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। मैं भी बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया। ये आगे परस्पेक्टिव मैंने कहा ना, ये कि आपका 20 पॉइंट है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तब के 20 पॉइंट है, ठीक है। तो पहली बैठक जब हुई थी तो संविधान सभा में बनाया था, लेकिन संविधान सभा को संचालित करने के लिए, संविधान सभा को चलाने के लिए, ले लो संचालित तो अच्छा वर्ड है, चलाने के लिए, ठीक है, क्या था यहाँ पे दो सदस्य चाहिए थे। क्या चाहिए थे, एक तो आपका स्थायी सदस्य जिसको हम कह सकते हैं कि भाई वो हमारा क्या होगा, अध्यक्ष भी होगा, क्या होगा, अध्यक्ष होगा। और एक तरह आपको चाहिए था अस्थायी सदस्य। क्या चाहिए था, अस्थायी सदस्य। बात समझ में आ रही है। तो क्या देखा गया, तो संविधान सभा को चलाने के लिए दो सदस्यों की जरूरत पड़ी, एक स्थायी और एक अस्थायी। तो संविधान सभा की जब पहली बैठक करवाई गई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो इसी दौरान संविधान सभा के अस्थायी सदस्य का चयन किया गया था। किसका, अस्थायी। कौन बनाया गया था, यही क्वेश्चन आया था, बताऊंगा मैं क्या पूछा गया अभी। तो कौन बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा। कौन, नाम आपको मिल जाएगा नोट में लिखा हुआ, सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये कौन बनाए गए थे, संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य बनाए गए थे। समझ आगे बात। तो जब ये हाल ही में क्वेश्चन आया, पूछा गया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कि संविधान सभा के स्थायी सदस्य का पद संभालने से पहले अस्थायी सदस्य के तौर पर
कौन सदस्य मौजूद थे? तो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इसमें आगे बात। अब देखो 11 दिसंबर की बात कर ले तो 11 दिसंबर को इसकी दूसरी बैठक हुई। अब दूसरी बैठक के अंतर्गत क्या किया गया? इसके एक अध्यक्ष का चयन करना था, और जब तक अध्यक्ष चयन नहीं किया जाएगा तब तक विधानसभा संचालित नहीं होगी। तो अध्यक्ष के तौर पर, यानी इसको स्थायी सदस्य भी कहेंगे, कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? इनको ऐसे याद रखना कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। समझ में आ गई बात? तो अब याद रखना। अब यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू से बन गए कि विधानसभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक 11 दिसंबर। विधानसभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बात समझ में आ गई? यहाँ तक आपको क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो आगे चले। तो लास्ट में हमने ये बात कर ली कि पहली बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई, है ना। तो यहीं से आपके क्वेश्चन भी बन जाते हैं, इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं आपको 3 डेट लिखवा रहा हूँ, डेट याद रखना। पहला आपका 9 दिसंबर, दूसरा 11 दिसंबर, एक शॉर्टकट ट्रिक, और एक है आपका 13 दिसंबर। देखो ये तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। 9 दिसंबर को पहली बैठक एमसीक्यूज में आएगा, याद रखना, हमारे लिए एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बैठक, इसमें आपकी आएगी दूसरी बैठक, इसमें आपका आएगा तीसरी बैठक। क्या आएगी? तीसरी बैठक। देखो पहली बैठक में क्या किया गया? अस्थायी सदस्य का चयन किया गया, ये तो हम पढ़कर आ गए। अस्थायी सदस्य का चयन, और कौन बनाए गए थे? सच्चिदानंद। कौन बनाए गए? सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। अब 11 दिसंबर को क्या हुआ? स्थायी सदस्य का चयन किया गया, सदस्य का। बहुत डीप बता रहा हूँ, तो प्लीज को पढ़ लेना। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो ये कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैं आपको उस पर भी समझा दूंगा, ठीक है। बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब स्थायी सदस्य कौन चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात समझ में आ गई बात? अब आगे आई 13 दिसंबर की बात, तीसरी बैठक। देखो तीसरी बैठक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय ही संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। क्या की गई थी? संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। अभी हम आगे बात करेंगे रूपरेखा क्या होती है, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो कि मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया संविधान सभा के जो सदस्य थे, सभा के सदस्य थे, उनका चुनाव कैसे हुआ? उनका चुनाव, तो वीडियो को बेटा ये हम आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। पहले सीक्वेंस से पढ़ेंगे, सच बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर हम एक सारी चीज ले आएंगे तो आपको कंफ्यूजन भी होगा, समझ में भी नहीं आएगा ना। तो पहले हम यहाँ पर 2 टॉपिक के बारे में बात कर लेते, चुनाव की प्रक्रिया, ताकि आपको समझ में आ जाए चुनाव की प्रक्रिया। देखो बेटा किसी भी चीज को चुनने की 2 प्रक्रियाएं होती हैं। क्या क्या होती हैं? 2 प्रक्रियाएं। एक होता है प्रत्यक्ष, इसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या होगा? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। समझ में आ गया? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जिस चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत, चुनाव प्रक्रिया में सीधे तौर पर भागीदारी हो। किस पे? सीधे तौर पर भागीदारी हो। यानी कि आप ये समझो कि ऐसी चुनाव प्रक्रिया जहां पर आप सीधे तौर पर पार्टिसिपेट कर रहे हो, जहां पर आपको पता है कि आपका प्रतिनिधित्व कौन है, आपको किसे वोट देना है, आप स्वयं जाकर वहां वोट दे रहे हो। तो ये जो प्रक्रियाएं होंगी वो किस में आएंगी? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आएंगी। समझ में आगे बात? एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जिसमें आपकी सीधे तौर पर भागीदारी ना हो, सीधे तौर पर भागीदारी ना हो। अब मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं ना, जैसे मान लेते हैं प्रत्यक्ष की बात, तो जैसे एमएलए हो गए, एमपीज हो गए, जो वोट देते हैं जिन्हें, एक हमारे निगम पार्षद हो गए, तो इन सबको हम स्वयं जाकर वोट देते हैं। ये तो पता ही है आपको, हम इनको स्वयं जाकर वोट देते हैं, है ना। एमपी एमपी में पता है कि हमारा प्रतिनिधि कौन होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे कौन होगा? तो फॉर एग्जाम्पल मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का सदस्य, प्लस में राष्ट्रपति हमारे हो गए, फिर उपराष्ट्रपति हो गए,
यानी आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि आपने राष्ट्रपति को वोट दिया, उपराष्ट्रपति को वोट दिया है या मेंबर ऑफ राज्यसभा को वोट दिया, ऐसा कभी नहीं सुना होगा। बात समझ में आ गई बात? तो प्रत्यक्ष समझ में आ गया, अप्रत्यक्ष समझ में आ गया, है ना। तो आगे चलते हैं उद्देश्य प्रस्तावना की तरफ। अब देखो उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको तीसरी डेट लिखवाई थी 13 दिसंबर वाली, तो उसी के लिहाज पर देखा जाए तो ये उसी का एक टॉपिक हुआ कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। इसमें आगे बात, चलिए तो हम बात करते हैं पहले कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। ठीक, देखिए 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, संविधान सभा की तीसरी बैठक। तो इसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखो क्या देखा गया बेटा, यहाँ पे शॉर्टकट में रखने की कोशिश करना कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक के दौरान भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। क्या की थी? संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की। संविधान की रूपरेखा मतलब इसको आप कह लो कि ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब ये था कि आने वाला हमारा संविधान कैसा होगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि संविधान बनाना था, संविधान में किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी, कैसा संविधान डिजाइन किया जाएगा, इन सब चीजों के ऊपर बातचीत की गई थी। तो क्या देखा गया कि 13 दिसंबर 1946 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या की, संविधान की एक रूपरेखा प्रस्तुत की थी। समझ में आ गई बात? रूपरेखा प्रस्तुत की थी कि आने वाला हमारा संविधान क्या होगा। इसी प्रस्ताव को, इसी रूपरेखा को क्या बोला गया था? उद्देश्य प्रस्ताव। क्या बोला गया? उद्देश्य प्रस्ताव। अब समझ में आ गया? आपको नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी, लिखे हुए मिलेंगे। तो आप सादा शब्दों में कह सकते हो कि 13 दिसंबर 1946 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में एक रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसे क्या बोला गया? संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव आ गया। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पर जो ये संविधान सभा में रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, इसी रूपरेखा को 22 जनवरी, कब? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। चलिए तो यहां पर समझ में आ गई। तो 22 जनवरी 1947 में क्या किया गया था? संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया, कहा कि भैया हमारे वाला संविधान ऐसा ही होगा। यानी देखो सीधी सी बात कि जब तक संविधान सभा किसी चीज को स्वीकार नहीं करेगी, बात समझ में आ रही है? स्वीकार नहीं करेगी तो तब तक वो लागू नहीं होगा। तो 13 दिसंबर 1946 को जब रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी तो उसी को स्वीकार किसने, कब किया गया था? तो 22 जनवरी को। कब किया गया? 22 जनवरी को। तो ये बात समझ में आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मतलब आप समझ लो कि आपको इसमें बहुत सारे सन याद करने पड़ेंगे, सन आएंगी, ये सारी चीजें आपके यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ये पढ़ेंगे ताकि वो समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने आपको 3-4 चीजें पढ़ी, इसी के बेस पे अगर आप एमबीडी उठाओगे, अगर आपने एमबीडी देखी हो, कोई गाइड देख लो आप। वैसे मैं तो कहूँगा कि कोई गाइड लेने की जरूरत ही नहीं है, बस आप गाइड का इसलिए हेल्प लो कि आप उसके क्वेश्चन आंसर दो। मेरी वीडियोस आपके लिए इनफ है। अगर आप एमसीक्यूज की बात या लॉन्ग क्वेश्चन की बात, मैं अभी लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, है ना। अभी आप पहली बार हो, 10th में आपने पढ़ी होगी लेकिन 11th में फोकस आपने नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ थोड़े शब्द जानने होंगे, थोड़े वर्ड इसके पकड़ने होंगे और आपको बहुत सारे सन पढ़ने हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा किताबों से आगे भी ले जाऊंगा। अभी हम आगे चल के बात करने वाले कि संविधान सभा का जो सदस्य थे, सभा के सदस्यों का चयन, कितने सदस्य थे, इसमें अनुच्छेद कितने थे, इसमें समय कितना लगा, किस समिति को ये रिपोर्ट सौंपी गई थी कि संविधान बनाया जाएगा, उस समिति में अध्यक्ष कौन थे, जहां से क्वेश्चन आता है, उस समिति में कितने सदस्य थे, तो ये सब बात करने वाले। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, ये बात करेंगे। प्लस में यहाँ पे 2 टॉपिक आपको जो लिटरली मतलब यहाँ पे पढ़ाई जाएगी वो आपकी चीजें होंगी। पहली कि संविधान की विशेषता क्या है, संविधान की विशेषता क्या है, ये 2 टॉपिक है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगला संविधान के कार्य, संविधान के कार्य। तो आने वाली वीडियोस में आपको ये सब चीजें बता दी जाएंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना है ना, ताकि आप ये समझ पाओ। तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर 4 नंबर का क्वेश्चन और एक 6 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, ये आगे भी काम आएंगे। संविधान की विशेषता क्या है और कार्य क्या है। देखो विशेषता और कार्य दोनों अलग अलग है, पहले बता रहा हूँ। तो हम दोनों को स्पेशली सेपरेट डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आपको नोट चाहिए तो आप ये देख लो, बाकी तो आप मेरे को
नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ पर ज्वाइन करो, नोट आपको वहीं मिल जाएगा करेंगे, ठीक है। बाकी मैं हर में पढ़ा दूँ तो ये आपके नोट्स है, ठीक है। तो आप इसको भी वीडियो रुक कर आप इसको लिख सकते हैं। बाकी मैं आपको लास्ट टाइम में जब पूरी चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा ये सारी चीज़ें, ठीक है, कि पीडीएफ में कैसे चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा ताकि कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक। ये आपको देश प्रस्ताव का बस आपको ये जो चीज़ें मैंने बताई जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, या आपके अदर का बात करें 1946, ये सब चीज़ें इस तरह आपको बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेंगी, समझ में आ गई बात, ठीक है। बाकी मैं आपको अब थोड़ी वीडियो लेंथी भी आएंगी, थोड़ी बड़े बड़े भी आएंगे, ये तो पहली क्लास है इसलिए मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बस इंट्रोडक्शन दिया और चीज़ें समझाई है। आगे हम आपको हो सके तो 1-2 क्लास में खत्म भी हो जाएगा ये, तो हम सेपरेटली आपको नोट वोट सारी चीज़ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिएगा, बाकी कुछ लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा तो मैंने आपको नोट्स भी दे रखे हैं, बाकी मैं तो बोल ही रहा हूँ, बाकी मैं इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से ये इंप्रूव, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।